हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ सिटी, इमेज कंपोनेंट्स ऑफ सिटी। अब ये इमेज कंपोनेंट्स क्या हो गया, मींस कि जब आपके पास इमेज आती है तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी इमेज को बनाती हैं। आपकी जो इमेज है वो कैसे बनती है, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आपके पास याद रखना है आपको, जो आपको 3D इमेज बनती है, क्योंकि आपको एक्शल भी मिलता है, कोरोनल भी मिलता है, सेजाइटल भी मिलता है, तो वो क्या है 3D है। तो हमारे पास 3D में क्या क्या दिखता है, हाइट भी दिखेगी, वेट ये विड्थ भी दिखेगी और थिकनेस भी दिखेगी। तो विड्थ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं z से और थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं y से। अब सबसे पहला चीज़ जो इमेज कंपोनेंट में आता है दैट इज़ मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। हमारी जो इमेज बनी होती है वो बनी होती है किससे? मैट्रिक्स से। लेकिन मैट्रिक्स के बाद फिर एक एक चीज़ आता है, फिर हमारे पास बन जाता है पूरा इमेज। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, तो आप बोलते हो सेल्स की। लेकिन सेल्स जब मिलते हैं फिर क्या बनाते हैं, और टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू मिलते हैं फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन मिलते हैं फिर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसी तरह हमारे पास आप मान के चलो ये पूरा ह्यूमन बॉडी है। अब ये तो ह्यूमन बॉडी नहीं, इसके नीचे तो कुछ न कुछ चीज़ें होंगी जिनसे ये बना होगा, तो वही हम देखेंगे आज। सबसे पहले जो है हमारी इमेज बनी है मैट्रिक्स से। इमेज में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में क्या क्या दिखेंगे आपको, एक तो रोज दिखेंगे और कॉलम्स दिखेंगी। अब रोज और कॉलम्स क्या होता है, रोज हो गए ये जो वर्टिकली यहाँ पे ऊपर नीचे के लिए, दीज आर कॉलम्स। और जो रोज हैं, रोज हो गए जो आपके पास ये हॉरिजेंटली हमारे पास आगे के लिए, दीज आर रोज और दीज आर वर्टिकली कॉलम्स। अब ये होता है 2D। इसको आप जब भी आप इसको कहीं पे भी रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको 2D में ही कर सकते हो, 3D में नहीं कर सकते हो। मीन्स हमारा मैट्रिक्स क्या है, दैट इज 2D। अब मैट्रिक्स के बाद आता है वॉक्सल। ईच यूनिट इन मैट्रिक्स इज वॉक्सल। मीन्स के ये जो डब्बे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक एक डब्बा, इसमें जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, हर एक बॉक्स यहाँ पे ये क्या है, वॉक्सल। अब वही मैंने बताया ये मैट्रिक्स है, इसका ये वाला डब्बा, इसको मैंने बोला वॉक्सल। लेकिन वॉक्सल होता है 3D। वॉक्सल क्या होता है, 3D। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये 3D डायग्राम यहाँ पे है, ये जो है आपको 3D दिख रहा होगा। अब इसके बाद आता है पिक्सल। पिक्सल होता है वॉक्सल का ही छोटा यूनिट। पिक्सल जो है 2D होता है मैट्रिक्स की तरह। अब वॉक्सल इन इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज 2D यूनिट कॉल्ड पिक्सल। अब जो ये वॉक्सल होता है ये खुद तो 3D होता है, लेकिन अब मैट्रिक्स में इसको 3D तो नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें 2D में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। इच अब आता है हमारे पास वॉक्सल साइज। जो ये वॉक्सल का साइज होता है, वॉक्सल साइज मैंने क्या बोला, ये 3D है। 3D में हमारे पास क्या मिलता है, आपको वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ना। तो यहाँ पे ब्रेड जो है हमारे पास विड्थ हो गया, और एक चीज़ यहाँ पे थिकनेस भी आएगी। वॉक्सल साइज क्या है, वॉल्यूम जिसमें आएगा तो उसमें लेंथ भी आएगा, ब्रेड्थ भी आएगा और हाइट भी आएगा। अब जैसे पिक्सल साइज मैंने बोला, पिक्सल क्या है, 2D। 2D में आपको क्या क्या दिखेगा, 2D में आपको दिखेगा लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, यहाँ जिसको आप थिकनेस बोलते हो। और एक और आएगा हमारे पास स्लाइस थिकनेस। स्लाइस थिकनेस को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, मीन्स कि यहाँ पे पिक्सल साइज, वॉल्यूम जो वॉक्सल साइज है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ पिक्सल साइज एंड स्लाइस थिकनेस। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पार्ट, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू होता है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप डिजिटल एक्सरे सिस्टम की बात करेंगे, डिजिटल एक्सरे सिस्टम की जो बात करेंगे, जितना आप एरिया लोगे पेशेंट का, उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। अब ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये डिसाइड करता है रेडियोग्राफर। कौन डिसाइड करता है, रेडियोग्राफर इसको डिसाइड करता है, या जो भी आपके साथ डॉक्टर होगा वो यहाँ पे जो है उसको डिसाइड करता है। अब
जब आप एक पर्टिकुलर बॉडी को स्कैन करते हो, अब आपको उसको जब रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, तो आप उसमें क्या करते हो, फील्ड ऑफ व्यू को जो है एडजस्ट करते हो और बाद में उसको डिस्प्ले करवाते हो। जब एक स्कैन्ड एरिया को रिकंस्ट्रक्शन के टाइम जो है एडजस्ट किया जाए, तो जो एडजस्ट करने के बाद आपके पास पर्टिकुलर एरिया आएगा, दैट इज़ नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। अभी जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसको दो और नाम है, एक तो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन फील्ड ऑफ व्यू, DFOV और RFOV। जैसे डिस्प्ले मैंने क्या बोला कि रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसको डिस्प्ले जो करवाते हैं हम, और दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन फील्ड ऑफ व्यू। रिकंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जब आपके पास एक पर्टिकुलर स्कैन आया, आपने उसको क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, आपने उसको दोबारा से जो है उस इमेज को जो है एडजस्ट किया, दैट इज़ नोन एज रिकंस्ट्रक्शन फील्ड ऑफ व्यू। अब एक और आता है SFOV। SFOV हो गए स्कैन्ड फील्ड ऑफ व्यू। ये जो है फील्ड ऑफ व्यू जो है, ये होता है रिलेटेड टू द CT गैंट्री। किसके रिलेटेड होता है, CT गैंट्री के रिलेटेड। ये क्या होता है, एरिया ऑफ गैंट्री, जो गैंट्री के एपर्चर में जो साइज होता है, यही वो क्या होता है, यही होता है हमारे पास SFOV। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये जो है मैक्सिमम एरिया है। ये क्या है, एक मैक्सिमम एरिया टू बी स्कैन्ड, कितना एरिया हम स्कैन कर सकते हैं, किस में, CT गैंट्री में, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू। अब इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप उसको ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते हैं, जितना है उतना ही इसको रख सकते हैं, इसको 100 ही रख सकते हैं, फिक्स इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। इफ़ पेशेंट लाइज आउटसाइड SFOV, अगर पेशेंट इस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया, तो जो हमारे पास डाटा फील्ड ऑफ व्यू से बाहर होगा वो हमारे पास नहीं मिलेगा, मीन्स कि वो मिस हो जाएगा। इसको आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज कैलिब्रेशन फील्ड ऑफ व्यू। इसको एक और नाम भी क्या है, कैलिब्रेशन फील्ड ऑफ व्यू भी इसको बोलते हैं। अब आता है हमारा CT नंबर। CT नंबर क्या होता है, CT नंबर जैसे पिक्सल आपने पीछे देखा, ईच पिक्सल इन रिकंस्ट्रक्टेड इमेज। जब आप इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो आपका पिक्सल होता है, एक एक पिक्सल जो होता है उसको बोलते हैं CT नंबर। जैसे कि बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। अगर आपको पूछा जाए इमेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे पिक्सल। इसीलिए हम बोलते हैं ईच पिक्सल इन रिकंस्ट्रक्टेड इमेज इज नोन एज CT नंबर, और इसको हाउंसफील्ड यूनिट भी बोलते हैं, HU जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू। ये क्या है, ये जो है रिलेटेड होता है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ टिश्यू के साथ। अब ये लीनियर एटेन्यूएशन क्या होता है, अगर आपने लेक्चर ये नहीं देखा होगा, तो आप जा सकते हैं अच्छे से इसको डिटेल में समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा लीनियर एटेन्यूएशन होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जब एक्सरे आएंगी, एक्सरे किसी बॉडी पार्ट पे पड़ेंगी, जब वो बॉडी पार्ट उसको एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स के उसको पास होने नहीं देगा, उसी को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। मीन्स के ये क्या करता है, वहाँ पे एक्सरेज को स्टॉप करता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, फिर जो है इमेज बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट है, लाइट की वजह से नीचे क्या है, यहाँ पे शेडोज़ बन रही हैं। आप यहाँ पे देखो नीचे जो है यहाँ पे पेन की शेडो बनी, क्यों, ये पेन की शेडो कैसे बनी, जब यहाँ पे पेन पर लाइट पड़ी, लाइट जो है इसमें ट्रैप हो गई, लेकिन जब ट्रैप हो गई इसकी जो शेडो है वो नीचे बन गई, इसी को क्या बोला हमने, एटेन्यूएशन। तो एक्सरेज भी ऐसे ही काम करती हैं कि बॉडी पर जब पड़ती हैं वो, तो कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा जो है ब्लॉक कर देते हैं, और हमारे पास पीछे उसकी इमेज बनती है, इसी को बोलते हैं लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अब जितना ज़्यादा किसी बॉडी पार्ट का CT नंबर ज़्यादा होगा, उतना उसका क्या होगा, जितना उसका जो है। अब ये जो लीनियर एटेन्यूएशन क्या होता है, लीनियर एटेन्यूएशन डिपेंड करता है हमारे एटम पे, एटॉमिक नंबर पे। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी पार्ट का, उतना हमारे पास क्या होगा, CT नंबर भी ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा हमारे पास होता है बोन का। बोन का
जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। कैसे? बोन किसका बना है? फॉस्फोरस 32, सल्फर ऐसे 32, ऐसे 36, 38, ऐसे कैल्शियम वगैरह, जैसे कैल्शियम का भी 40 हमारे पास एटॉमिक नंबर है। मीन्स कि हाई एटॉमिक नंबर वाली चीज़ों से ये बना हुआ है, तो हमारे पास इसका क्या होगा? सीटी नंबर भी ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है? इसका सीटी नंबर +1000। मीन्स कि यहाँ पे आपकी इमेज क्या दिखेगी? यहाँ पे आपकी इमेज जो है वाइट दिखेगी। इस प्लस का मतलब होता है वाइट होना, उतना ये क्या दिखेगा? वाइट होगा। जैसे नीचे नेगेटिव दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपकी ब्लैक दिखेगी इमेज। अब ब्लड का कितना होता है? ब्लड का होता है +75, क्योंकि ब्लड में भी कैल्शियम वगैरह होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, तो ये भी हमारे पास वाइट वाइट ही दिखता है। वाटर जो है इसमें तो H2O होता है। H2O मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो उनका जो एटॉमिक नंबर एक कम है, इसलिए यहाँ पे सीटी नंबर क्या है? 0। क्या होता है इसका सीटी नंबर? 0। लेकिन वाटर में भी कुछ सल्फेट्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा रहता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। इसके बाद आता है फैट। फैट जो है किसका बना है? फैट जो है हमारे पास लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से बना हुआ है, इसलिए इसका कितना है? -100 सीटी नंबर। एयर का सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, तो वो क्या है? वो बने हैं लो एटॉमिक नंबर से, इसलिए उनका सीटी नंबर भी क्या है? कम है। कितना है वो? -1000। तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है इन तीन चीज़ों के बारे में, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बोन के लिए होना चाहिए +1000 होता है सीटी नंबर, वाटर के लिए 0 और एयर के लिए -1000। अब इसके बाद हम देखते हैं विंडोइंग क्या होता है। विंडोइंग हो गया मैनिपुलेशन ऑफ विंडो विड्थ और विंडो लेवल। जब भी आप विंडो विड्थ और विंडो लेवल के बारे में मैनिपुलेट मीन्स पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी सारी क्वालिटीज़ पढ़ेंगी, इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? विंडोइंग। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ विंडो विड्थ एंड विंडो लेवल इज नाउन एज विंडोविंग। अब यहाँ पे विंडो विड्थ क्या होता है? विंडो विड्थ हो गया रेंज ऑफ सीटी नंबर्स। रेंज ऑफ सीटी नंबर क्या है? जैसे -1000 तो +1000, ये क्या आ गई? ये रेंज आ गई एक। और ये क्या डिटरमाइन करता है? विंडो विड्थ ये डिटरमाइन करेगा कंट्रास्ट को। कोई चीज़ कितने अच्छे से दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट। अब दूसरा हो गया विंडो लेवल। विंडो लेवल हो गया सेंट्रल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ सीटी नंबर। ये जो सीटी नंबर आ गई, ये जो रेंज ऑफ सीटी नंबर है, इसकी सेंट्रल वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है विंडो इसी किस में? सीटी नंबर में, उसी को बोलते हैं विंडो लेवल। ये डिटरमाइन क्या करता है? ब्राइटनेस को। ये क्या डिटरमाइन करता है? ब्राइटनेस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैक। और यहाँ पे ब्लैक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सीटी नंबर है दैट इज़ -1000। और +1000 पे कैसे दिखेगा आपको? वाइट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है -1000 टू +1000, दिस इज़ द रेंज। ये क्या है? एक रेंज है, किसकी? सीटी नंबर की ये रेंज है, उसी को हमने क्या बोला? विंडो विड्थ, WW। अब इस विंडो विड्थ की जो रेंज है, इसका जो सेंट्रल वैल्यू है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसको बोलते हैं विंडो लेवल। ये क्या है? यहाँ पे विंडो लेवल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। विंडो विड्थ किसके लिए होता है? विंडो विड्थ होता है कंट्रास्ट के लिए, और विंडो लेवल होता है ब्राइटनेस के लिए। अब यहाँ पे आता है एक और चीज़, ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विंडो लेवल। मीन्स कि अगर आपने विंडो लेवल जो है वो कम किया तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, अगर विंडो लेवल को इंक्रीज किया तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। और दूसरा हमारे पास है, क्योंकि विंडो विड्थ किसके रिलेटेड है? कंट्रास्ट के रिलेटेड। अगर आपने विंडो विड्थ को कम किया तो कंट्रास्ट इंक्रीज होगा, अगर विंडो विड्थ को बढ़ाया तो कंट्रास्ट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पिच। व्हाट इज पिच? ये पिच वो पिच नहीं है जो क्रिकेट में हम खेलते हैं, वो पिच ये नहीं है। पिच होता है एक रेशो, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन काउच मूवमेंट और विड्थ ऑफ एक्सरे बीम। एक्सरे बीम की विड्थ कितनी है और काउच मूवमेंट हो गया टेबल मूवमेंट। टेबल मूवमेंट को जब आप रेशो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं विड्थ ऑफ एक्सरे बीम से, तो आपको पिच मिलती है। अब इस पिच का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको सबसे लास्ट पे बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ यहाँ पे याद रखनी है कि पिच में आपको क्या क्या दिखेगा।
अगर आपकी पिच 1 है, अगर 1 है तो आपका नॉर्मल स्कैन होगा, तो आपके स्लाइसेस के बीच में जो गैप है वो इक्वल रहेगा। स्लाइस मान के चलिए ये आपकी क्या है, स्लाइसेस, तो इनके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये यहाँ पे इक्वल रहेगा। मान के चलो यहाँ पे भी 2 mm 2 mm 2 mm सब जगह सेम रहेंगी, किसमें, जब आपकी नॉर्मल पिच होगी, 1 पिच होगी। अगर आपने पिच को बढ़ाया, अगर आप पिच को बढ़ाओगे, पिच बढ़ाने का मतलब होता है जब आप टेबल मूवमेंट इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब इंक्रीज करोगे टेबल यहाँ पे फास्ट मूव होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब फास्ट मूव होगा टेबल तो पेशेंट को कम डोज लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस पेशेंट डोज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो स्लाइस गैप्स है, स्लाइसेस के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा आ जाएगा। मीन्स कि जब पहले 2-2 mm था, अब यहाँ पे 3 या 5 या 7 mm हो जाएगा। अब लास्ट वाला होगा लेस देन 1, जब आपकी पिच जो है 1 से कम होगी। यहाँ पे क्या है, स्लो टेबल मूवमेंट, यहाँ पे क्या होता है, टेबल मूवमेंट जो है वो कम होती है। जब आपका स्लो मूव करेगा टेबल, उसकी वजह से आपका क्या होगा, पेशेंट डोज इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा, पेशेंट आराम 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 से चल रहे हैं, ऊपर से तो एक्सरेज कंटिन्यूसली पड़ रही हैं, तो यहाँ पे इसको जो है क्या है, ज़्यादा डोज लगेगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेकिन स्मॉल गैप्स मिलेंगे आपको स्लाइसेस के बीच में। यहाँ क्या होगा, या तो स्मॉल गैप मिलेंगे या तो क्या होगा, जो स्लाइसेस है वो ओवरलैप हो जाएंगी, बहुत टाइट हो जाएंगे वहाँ पे। अब मैंने बोला था इसका मैं सबसे लास्ट पे बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या होता है। पिच का फ़ायदा ये होता है, जब आप क्या करोगे, पिच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ एक्सरे बीम के, ठीक है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ ऑफ एक्सरे बीम के। जब आप पिच को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, पिच को इंक्रीज करोगे, विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप पिच को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो आपका विड्थ ऑफ एक्सरे बीम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, आपने पिच को इंक्रीज किया, विड्थ ऑफ एक्सरे बीम डिक्रीज हुआ, आपने पिच को डिक्रीज किया, विड्थ ऑफ एक्सरे बीम इंक्रीज हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, यूज़फुल होता है फॉर ओबीज पेशेंट और फैटी पेशेंट, जो मोटे पेशेंट होता है नहीं उसमें मदद करता है। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास फैटी पेशेंट आता है और आपका एरिया कट जाता है, तो आप क्या करते हो, आप पिच को रिड्यूस करते हो। क्या करते हो, जब पिच को आपने रिड्यूस किया, मान के चलो पहले 1 था, आपने उसको 0.5 या 0.75 ऐसे कुछ ले गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो विड्थ ऑफ एक्सरे बीम है वो इंक्रीज होती है, ताकि जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाए। अब 3 चीज़ें आपको लास्ट में मैं बताता हूँ, स्लाइस थिकनेस और स्लाइस इंटरवल होता क्या है। स्लाइस हो गया नंबर ऑफ कट्स ऑफ बॉडी। जैसे कि आप घर में टमाटर काटते हो, टमाटर को जब आप काटते हो बहुत सारे पीसेस में, जो एक पीस उसका होता है, उस एक पीस को क्या बोलते हैं, स्लाइस। उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस। मीन्स कि आपने टमाटर के कितने कट्स बनाए, दैट इज़ नोन एज स्लाइस। अब स्लाइस थिकनेस क्या होता है, जो आपने कट्स बनाए टमाटर के, वो कितने मोटे हैं, दैट इज़ नोन एज थिकनेस ऑफ स्लाइस। और इसको मेजर करते हैं हम mm में, मिलीमीटर में। और लास्ट पे आया स्लाइस थिकनेस, जो स्लाइस के बीच में डिस्टेंस होगा, दैट इज़ नोन एज स्लाइस थिकनेस। दो जो स्लाइसेस है, दो जो कट्स हैं, उनके बीच में कितना गैप था, वो गैप कितना था, दैट इज़ नोन एज स्लाइस थिकनेस। इसको भी मेजर करते हैं mm में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप देखो ये एक, ये और ये इसको बोलते हैं स्लाइस। अब मैंने एक ही को लिखा है यहाँ पे स्लाइस, तो ये क्या है हमारे पास स्लाइसेस। अब स्लाइसेस के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस स्लाइस के बीच में और इस स्लाइस के बीच में जो गैप है, दैट इज़ नोन एज स्लाइस इंटरवल। मेजर करते हैं इन mm। और ये स्लाइस कितनी मोटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्लाइस थिकनेस। तो स्लाइस थिकनेस और स्लाइस इंटरवल आपको समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेज कंपोनेंट्स ऑफ सीटी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।